हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। अक्सर लोग एरिया 51 को एलियन एक्सपेरिमेंटल साइट के रूप में देखते हैं कि एरिया 51 में एलियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, लेकिन ये बात कॉन्स्पिरेसी से जुड़ी हुई है। इसके दावों में कितनी सच्चाई है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो बात दावे से कही जा सकती है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एरिया 51 को क्यों बनाया गया, किसने बनाया, इसकी सुरक्षा कैसे की जाती है और कैसे सोवियत यूनियन ने एरिया 51 को खड़ा करने में अमेरिका की मदद की, किस तरीके से एरिया 51 से जानकारी को बाहर निकलने से रोका जाता है और इसमें काम करने वाले लोगों का सिलेक्शन कैसे होता है और कैसे एक इंटरनेट पोस्ट ने हजारों लोगों की भीड़ को एरिया 51 के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। जानेंगे ये सारी चीजें इसी वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है जून 1943 यानी वर्ल्ड वॉर 2 का समय था। जर्मनी ने दुनिया का सबसे पहला जेट फाइटर प्लेन मैसर स्मिथ दुश्मन देशों के आकाश में उड़ा दिया, जिसने अमेरिका और उसके चेले चपाटों की नींद उड़ा दी। अब ये सब देखकर अमेरिका कहां शांत बैठने वाला था। अमेरिका ने लॉकहीड का कान पकड़ लिया और उनसे कहा, मुझे एक फाइटर जेट बनाकर दो। लॉकहीड कंपनी को लॉकहीड मार्टिन मत समझ लेना। लॉकहीड मार्टिन दो अलग अलग कंपनियों को इकट्ठा लाकर बनाई गई है। वैसे लॉकहीड और मार्टिन दोनों अलग अलग कंपनियां हैं। इसके बाद 143 दिन के अंदर लॉकहीड ने P-80 शूटिंग स्टार नाम का एक फाइटर जेट बनाकर दे दिया। हाँ, ये सच में कमाल था। 143 दिन के अंदर फाइटर जेट कंप्लीट और इसके बाद एंट्री होती है MiG-15 की, सोवियत यूनियन के MiG-15 की। अब देखो भैया, अगर किसी देश के पास अमेरिका से ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी आ जाए तो अमेरिका के पेट में तो गुड़गुड़ होगी। और इसके बाद अमेरिकी गवर्नमेंट ने लॉकहीड से कहा, कुछ भी करो, हमें सबसे बेहतर एयरक्राफ्ट बनाकर दो। और यहाँ से शुरुआत होती है एरिया 51 की। अब क्योंकि ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था, यानी अमेरिका नई जनरेशन के एडवांस फाइटर जेट पर काम कर रहा है, ऐसी जानकारी दुश्मनों को ना मिल जाए, तो इसीलिए नए फाइटर जेट्स की टेस्टिंग और उनका डिजाइन किसी गुप्त स्थान पर ही करना उचित था। तो लॉकहीड ने अपने P-80 शूटिंग स्टार के डिजाइन इंजीनियर कैली जॉनसन को अमेरिकी स्टेट नेवाडा में ऐसी जगह ढूंढने के लिए कहा जहाँ पर वो इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके और लोगों से उसे छुपाया भी जा सके। तो एरिया 51 की जो लोकेशन फाइनलाइज हुई वो कैली जॉनसन ने ढूंढी थी, जो लॉकहीड कंपनी के डिजाइन इंजीनियर थे। तो जी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई। अमेरिका और उसके चेले चपाटे जीत गए। जर्मनी का थैला पैक करके उन्होंने साइड में उसको ठिकाने लगा दिया। जिसके हत्थे जो चढ़ा वो लूट के अपने देश में ले गया। अब आता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का समय। जैसा कि आप जानते हो, अमेरिका ने एटम बम फोड़ दिया था। रशिया कौन सा कम था, रशिया भी एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था, क्योंकि जर्मन वैज्ञानिक तो रशिया के हाथ भी लगे थे। अब जैसा कि आपको पता है, अमेरिका के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई। अमेरिका को करनी थी सोवियत यूनियन की जासूसी, लेकिन करें कैसे? क्योंकि अगर कोई हवाई जहाज उन्होंने सोवियत यूनियन के एयर स्पेस में उड़ाया तो उसको टपका दिया जाएगा। और इस समस्या से पार पाया एरिया 51 में बने पहले विमान, यानी लॉकहीड के द्वारा बनाए गए पहले विमान U-2 ने, जो कि उस समय के हर विमान से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता था और उस समय के रेडार उसको पकड़ पाने में सक्षम नहीं थे। अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को उम्मीद होगी कि एरिया 51 का टॉपिक चल रहा है तो कहीं तो थोड़ा बहुत एलियन आना चाहिए, थोड़ा सा ही दिखा दो। बिल्कुल दिखाते हैं, क्यों नहीं दिखाएंगे। देखो, कैली जॉनसन वो पहले इंसान थे जिन्होंने UFO देखने का दावा किया था, यानी ये एरिया 51 से भी जुड़े हुए थे और इन्होंने UFO भी देखा था। इस चीज के ऊपर लॉकहीड कंपनी का एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट सन 2013 में डीक्लासिफाई किया गया है, जिससे मिलती जुलती जानकारियां मैं आपको जरूर दूंगा। अभी जो वेबसाइट आप देख रहे हैं, इसका लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। आजकल यूट्यूब मना कर रहा है कि यार ये लिंक विंक शेयर मत करा करो तुम कम्युनिटी पोस्ट और डिस्क्रिप्शन में, अच्छा नहीं लगता हमें। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मेरे को मेल भेज के ऐसा ही कुछ कहा था कि लिंक शेयर मत करो, ये स्पैम में आता है। ठीक है भाई, नहीं करने के और बहुत से तरीके हैं। चलिए, हमें अब तक 2 सवालों का जवाब मिल गया। पहला, एरिया 51 को किसने बनाया, तो वो थे कैली जॉनसन। और दूसरा, एरिया 51 को क्यों बनाया गया। हाँ, मुझे पता है कि आप इसे एलियन से जोड़ना चाहते हो, जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एरिया 51 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऐसे फाइटर प्लेन्स बनाना था जो ना तो रेडार पर दिखाई दे और ना ही दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी के द्वारा मार गिराए जा सके। और इस सीक्रेट प्रोजेक्ट का नाम था ओक्वाटोन, प्रोजेक्ट ओक्वाटोन, जिससे जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चिंता मत करो, व्हाट्सएप चैनल पर ये भी मिलेगा। अब जरा बात करते हैं निकिता खुर्शेव की। हाँ जी, कौन है ये? तो जी ये थे फर्स्ट सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के, और इन्होंने बड़ी बड़ी मिसाइल, हट्टे कट्टे टैंक, मजबूत फाइटर प्लेन परेड के दौरान दुनिया को दिखाकर अमेरिका की नींद उड़ा दी। अब क्योंकि सोवियत यूनियन अपने मिलिट्री मसल दिखा रहा था, जिसको दिखाने की जरूरत तो नहीं थी, पर क्या करें, जब मसल बड़े हो जाते हैं तो कपड़ों के अंदर से भी दिखाई देते हैं। तो ठीक इसी तरह से सोवियत यूनियन के मिलिट्री मसल दिखाई तो दे रहे थे। तो अमेरिका ये सोच रहा था आखिर ये डाइट में ले क्या रहे हैं, तो ताक झांक करने के लिए U-2 प्लेन अमेरिका सोवियत यूनियन के ऊपर उड़ाने लगता है। फिर आता है वो दिन 1 मई 1960, सोवियत यूनियन टपका देता है, अमेरिकी U-2 जहाज को टपका देता है, जिसको टपकाया था सरफेस टू एयर मिसाइल ने, और अमेरिकी पायलट को कैप्चर कर लिया जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, जब अमेरिका को ये बात
पता लगी तो अमेरिका ने ये कहा कि जी वो हमारा जो प्लेन था ना वो एक वेदर प्लेन था जो कि गलती से रास्ता भटक गया, उसे पता ही नहीं लगा कि वो हजारों किलोमीटर सोवियत यूनियन में चला गया। बताओ मिसाइल से मारने की क्या जरूरत थी, प्यार से कहते उतर जाता। एक वेदर प्लेन के साथ ऐसे कौन करता है। जाओ रशिया, हम पेरिस समिट में तुम्हारे से बात नहीं करेंगे, पेरिस समिट कैंसिल। अमेरिका और उसके वेस्टर्न अलाइज इस घटना के बाद इस तरह से बंदरों की तरह उछल रहे थे। हालांकि मैंने ये सब कुछ मजाक के लहजे में बता दिया, लेकिन एक एक घटना बिल्कुल सच है। अपने प्लेन को मार गिराने के विरोध में अमेरिका ने पेरिस समिट कैंसिल कर दिया था, जिसमें जर्मनी के ऊपर बात होने वाली थी। चलो जी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अमेरिका का प्लेन गया, उसका पायलट पकड़ा गया, अमेरिका ने पेरिस समिट कैंसिल कर दिया और लॉकहीड के कान ऐंठ दिए और उनसे कहा मुझे ऐसा प्लेन बना कर दो जिसे कोई भी मिसाइल पकड़ ना पाए। और आप समझ गए होंगे, अब जन्म होगा लॉकहीड के ब्लैक बर्ड का। लेकिन वो एरिया 51 से कैसे जुड़ा हुआ है? तो भैया उसकी टेस्टिंग, डिजाइनिंग और असेंबली ये सब एरिया 51 में ही हुई थी। हालांकि उसके उर्जे पुर्जों को अमेरिका में अलग अलग जगह बनाया गया था और ट्रकों में भर के एरिया 51 में ले जाकर असेंबल किया गया था। चलो इससे पहले कि मैं आपको प्लेन के बारे में और बताऊं, जरा एरिया 51 में जो लोग काम करते थे उन्हें रहने के लिए कैसी सुविधाएं मिलती थी, उनका सिलेक्शन कैसे होता था और किस तरीके से वो गलती से भी कोई जानकारी लीक ना कर दें, इसका ध्यान कैसे रखा जाता था। एक बार इस पे बात कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट, CIA और बाकी डिपार्टमेंट मिलकर एरिया 51 के लिए लोगों का चुनाव करते थे और उनका टेस्ट लेने के बाद लगभग कई महीनों तक उनके ऊपर नजर रखी जाती थी कि उनकी सोशल लाइफ कैसी है, वो कितने लोगों से मिलते हैं। और एक बार तसल्ली हो जाने के बाद उन्हें एरिया 51 में भेजा जाता था। एक बार एरिया 51 में एंट्री करने के बाद सबसे पहली चीज जो उन्हें सिखाई जाती थी वो ये कि यहाँ पर आप किस चीज के बारे में बात कर सकते हो और किसके बारे में नहीं। इसके लिए एक स्पेशल क्लास होती थी। वहाँ पर काम करने वाले लोगों के लिए एरिया 51 एक ऐसी पहेली थी। इसे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि एरिया 51 के जिस सेक्शन में आपको घूमने फिरने की आजादी थी, काम करने की आजादी थी, उसे छोड़कर आप किसी दूसरे सेक्शन में जा नहीं सकते थे। चलो अब आगे के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर सोवियत यूनियन के द्वारा अमेरिकी विमान गिराने के बाद अमेरिका ने एरिया 51 में क्या किया। तो अमेरिका ने एक और प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जिसका नाम था प्रोजेक्ट ऑक्सकार्ट, जिसके अंडर या तो ऐसा प्लेन बनाओ जिसे मिसाइल ना पकड़ पाए या फिर ऐसा बनाओ जिसे रेडार ना ढूंढ पाए, और काम शुरू हो जाता है। अब क्योंकि ये प्लेन बहुत तेज रफ्तार पर उड़ने वाला था तो जाहिर सी बात है इसकी सतह गर्म होगी। और अमेरिका में इस प्लेन को बनाने के लिए, अरे मैंने तो आपको प्लेन का नाम ही नहीं बताया, इसका नाम था A-12। और ये जो ब्लैक बर्ड है अगर आप देखोगे तो A-12 और ब्लैक बर्ड दोनों सेम से ही दिखेंगे, पर दोनों के डिजाइन में और कैपेबिलिटीज में काफी फर्क था। तो इसे बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए था जो हाई टेम्परेचर झेल सके वो था टाइटेनियम। और कमाल की बात ये थी अमेरिका में टाइटेनियम इतना था ही नहीं, तो किस देश के पास टाइटेनियम था? भरपूर मात्रा में था, वो था सोवियत यूनियन। अब सोवियत यूनियन अमेरिका को टाइटेनियम क्यों देगा? जाहिर सी बात है बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि सोवियत यूनियन खुद टाइटेनियम का इस्तेमाल करके अपनी सबमरीन बना रहा था। तो अमेरिका ने बहुत सारी फर्जी कंपनियां खड़ी करी, अलग अलग जगह खड़ी करी, और उन कंपनियों के जरिए सोवियत यूनियन से टाइटेनियम इंपोर्ट करा, जिसको चुपके चुपके एरिया 51 में ले जाकर A-12 का निर्माण किया गया। और सिर्फ यही कारण नहीं था। देखो अगर मान भी ले अमेरिका सीधे सीधे सोवियत यूनियन से ये कहता जी थोड़ा सा टाइटेनियम दे दो, हम कुछ छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमें टाइटेनियम की जरूरत है, तो ऐसा नहीं है कि सोवियत यूनियन बिल्कुल साफ साफ मना कर देता। टाइटेनियम तो देता लेकिन उसके कान खड़े हो जाते। आखिर ये लोग टाइटेनियम का कर क्या रहे हैं पता लगाना पड़ेगा। और अमेरिका नहीं चाहता था कि किसी को भी वो लोग क्या कर रहे हैं इस चीज के बारे में पता लगे, तो इसीलिए ये जो फर्जी कंपनियों वाला ऑप्शन था ये काम कर गया। अब चलो आपको उस खंबे के बारे में बताता हूँ जिसे ये कहकर बदनाम किया गया है कि एरिया 51 में इस खंबे की मदद से आउटर स्पेस में सिग्नल भेजकर एलियन से संपर्क किया जाता था। ना रे बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये जो खंबा है इसके ऊपर इन एयरक्राफ्ट्स को लगाकर इनके द्वारा रिफ्लेक्ट किए जा रहे रेडार सिग्नल्स को मॉनिटर किया जाता था। मोटा मोटा मतलब ये निकला, एयरप्लेन बनाओ और ये पता लगाओ कि वो रेडार पे पकड़ा जाएगा कि नहीं। कैसे पता लगाएं? उसको उठाओ, खंबे पर लगाओ और चारों तरफ से रेडार के सिग्नल छोड़ो। अब अगर वो रेडार पे दिखाई देगा तो इसका मतलब गड़बड़ है, और अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो एक हवाई जहाज को बिना उड़ाए हमने ये पता लगा लिया कि उसका डिजाइन और मटेरियल बिल्कुल परफेक्ट है। बस इतना ही काम था। चलो एक मजे की बात बताता हूँ। A-12 को उड़ाने वाले जो पायलट थे उन्हें पायलट नहीं बुलाया जाता था बल्कि ड्राइवर बुलाया जाता था। हाँ जी, यानी A-12 से जुड़े हुए जितने भी काम थे उन सबका एक कोड नेम था। पायलट को ड्राइवर बुलाना, प्लेन 1 का कोई दूसरा नाम था, प्लेन 2 का कोई दूसरा नाम था, मतलब हर चीज को कोड नेम से बुलाया जाता था। और यहाँ तक कि A-2 को उड़ाने वाले ड्राइवर, मैं भी ड्राइवर ही कहूंगा, तो A-2 को उड़ाने वाले ड्राइवर तक को ये बात नहीं पता थी कि आखिर
फिर जब वो इसे लेकर उड़ेगा तो उसे जाना कहाँ है। मतलब एक बार वो इसे लेकर हवा में पहुंच गया तो उसे बार बार रेडियो पर गाइड किया जाता था कि भैया इतनी डिग्री पे मुड़ जाओ, इतने किलोमीटर चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, रफ्तार इतनी कर लो, इतनी ऊंचाई पे जाओ, इतनी नीचाई पे आ जाओ। ये सारी चीजें रेडियो पर बताई जाती थी। पहले से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती थी। चलो अब एरिया 51 से जुड़े हुए एक और प्रोजेक्ट के बारे में जान लो, प्रोजेक्ट डोनट। अब हुआ क्या था, वियतनाम में वॉर चल रही थी और अमेरिका के द्वारा एक MiG-21 विमान गिराने में लगभग 5 एयरक्राफ्ट की बलि दी जा रही थी। यानी उस समय MiG-21 अमेरिका के हर विमान से ज्यादा सक्षम था। अब अमेरिका को जानना था कि आखिर MiG-21 में ऐसा क्या खास है। तो भैया किसी तरीके से इजराइल के हाथ एक MiG-21 विमान लग गया और अमेरिका इजराइल से उस MiG-21 विमान को एरिया 51 में ले आया और शुरू करी इसकी जांच पड़ताल। और MiG-21 विमान को इजराइल से अमेरिका लाकर उसकी जांच पड़ताल को जिस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था वो था प्रोजेक्ट डोनट। इसके बाद अमेरिका ने एरिया 51 में क्या किया, कौन कौन से हथियार बनाए, किन की टेस्टिंग की, कैसे प्लेन बनाए, इस सारी जानकारी को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे क्लासिफाई कर दिया। मतलब अब तक मैंने आपको जो भी बताया ये पब्लिक डोमेन में मौजूद है और इसके बाद की जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। लेकिन एक घटना के बारे में और बताता हूँ। आपको याद होगा कि दुनिया की सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट सोवियत यूनियन ने उड़ा दी थी और इस सैटेलाइट ने अमेरिका की नींद क्यों उड़ाई थी, उसका कारण था एरिया 51। क्योंकि अमेरिका एरिया 51 में काम कर रहा था और सोवियत यूनियन के द्वारा बनाई गई ये सैटेलाइट अमेरिका के स्पेस में उड़ रही थी, मतलब ऊपर से निकल रही थी। तो उन्हें डर था कभी ये एरिया 51 की जासूसी ना कर ले। और आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि अमेरिका इस चीज का ध्यान रखता था कि किस समय सोवियत यूनियन की सैटेलाइट उनके एयर स्पेस, यानी कि एयर स्पेस तो नहीं कहूंगा उसे, मतलब अमेरिका के ऊपर से गुजरेगी। और उस समय वो एरिया 51 में कोई भी काम नहीं करते थे। अब जरा सुरक्षा की बात कर लेते हैं। तो देखो भैया, एरिया 51 में रेडार, कैमरे, मैग्नेटिक सेंसर, इलेक्ट्रिकल फेंसिंग, इंफ्रारेड कैमराज और भी दुनिया के तमाम तामझाम लगाए गए हैं ताकि कोई भी एरिया 51 में एंट्री ना कर सके। 3800 एकड़ का ये रेगिस्तान का टुकड़ा एयर फोर्स ने कब्जा रखा है, जिसके ऊपर से उड़ना इलीगल है और एंट्री तो मिलने ही नहीं वाली। लेकिन एक दिन कुछ बड़ा अजीब हुआ। मैटी रॉबर्ट्स नाम का एक लड़का अपने फेसबुक पोस्ट में एरिया 51 में जाने की बात कहता है और लोगों से पूछता है, मतलब पब्लिक ओपिनियन मांगता है कि क्या कोई उसके साथ चलेगा। भाई साहब, पोस्ट वायरल हो जाती है, हजारों लोग एरिया 51 में जाने के लिए झंडा उठा लेते हैं। इसके बाद मैटी रेडिट पर पोस्ट कर देता है। 1 मिलियन से ज्यादा लोग एरिया 51 पे धावा बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी लोगों ने ऑनलाइन कसमें वादे खा लिए थे। अब देखो, आप तो जानते ही हो ऑनलाइन चीजें कैसी होती हैं। अब भैया मैटी रॉबर्ट्स ने ये पोस्ट डाल तो दी, लेकिन FBI इसके दरवाजे पे आ जाती है और पकड़ के इसे बैठा लेती है। बेटा, ये क्या किए हो, काहे लोगों को भड़काए हो? अब अभी के अभी अगर हम लोग तुमको गायब कर दे तो बताओ इनमें से कौन बचाने आएगा तुम्हें? तो जरा शराफत दिखाओ और एक और पोस्ट लिखो और लोगों से कहो कि तुमने मजाक किया है। और ये बंदा बिल्कुल ऐसे ही करता है, कहता है मैं तो मजाक कर रहा था जी, हम नहीं जा रहे वहाँ पर, प्लान कैंसिल। लेकिन भैया गड़बड़ हो चुकी थी। अब लोग न सुनने वाले थे। लोगों ने मन बना लिया था कि वो एरिया 51 पे धावा बोलेंगे। अब ये सारी चीज देखकर चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड गॉडफेन न्यूज वालों को इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं, हमारे देश के कुछ सीक्रेट हैं और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। अगर कोई एरिया 51 में आता है तो उसे ठिकाने लगा दिया जाएगा। अब जैसे जैसे वो डेट नजदीक आ रही थी जिस दिन एरिया 51 में धावा बोलना था, उससे कुछ समय पहले 2 डच यूट्यूबर एरिया 51 में घुस जाते हैं, जिन्हें पकड़ लिया जाता है और उन्हें जेल हो जाती है। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, एरिया 51 से दूर रहो। इवेंट शुरू होता है। लोग एरिया 51 में जाने के लिए शहर के आसपास इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एक पोस्ट करता है ट्विटर पर, जिसमें एयरफोर्स ऑफिशियल्स और एक बॉम्बर विमान को दिखाया जाता है। मैसेज बिल्कुल साफ था कि अगर एरिया 51 को बचाने के लिए अपने ही नागरिकों पर उन्हें बॉम्ब गिराने पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि ये पोस्ट थोड़ी देर बाद ही डिलीट हो गई थी, लेकिन तब तक ये वायरल हो गई थी। अब भैया तारीख आ जाती है 20 सितंबर की। लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, नाच गाना गाजा बाजा करते हैं, एलियन बन के घूमते हैं, मतलब जितनी नोटंकी हो सकती थी सारी दिखाते हैं। 1-2 लोगों को पुलिस पकड़ लेती है, बाकी अपना शांति में ये दिखाकर कि देखो हम एरिया 51 तक आ गए और सोशल मीडिया पे पोस्ट डालकर वहाँ से निकल जाते हैं। मतलब दोनों की इज्जत बच जाती है, सरकार की भी और लोगों की भी। अब ये थी एरिया 51 की वो कहानी जो CIA के डॉक्यूमेंट से लोगों के सामने आई है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता, यानी कि बॉब लेजार वाली थ्योरी की। बॉब लेजार ये वो वैज्ञानिक है जिसने एरिया 51 को एलियन से जोड़ दिया है। बॉब लेजार के हिसाब से एरिया 51 में ऐसे स्पेसशिप मौजूद हैं जिन पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके अमेरिका नई नई टेक्नोलॉजी बना रहा है। हालांकि इस चीज को साबित नहीं किया जा सकता और इंटरनेट पर इसके बारे में बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, तो मैं इस फालतू की माथा पच्ची में नहीं जाऊंगा। पर एक चीज मजे की
जरूर बताता हूँ। बॉब लजार के हिसाब से उन्होंने एरिया 51 में काम किया है, एलियन टेक्नोलॉजी पे काम किया है। और CIA के हिसाब से भैया बॉब लजार कौन, हम तो उसे जानते भी नहीं है। ये बंदा कभी नहीं आया एरिया 51 में, और यही वो इंसान है जो कई सालों तक दुनिया के सामने से गायब हो गया था। ये क्लेम करने के बाद गायब हो गया था कि CIA एलियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है। मतलब जिस मिस्टीरियस वैज्ञानिक की बात की जाती है, जिसने क्लेम किया था कि एरिया 51 में एलियंस हैं, ये वैज्ञानिक बॉब लजार ही है, और यही गायब हुए थे। हालांकि इनमें से किसी भी चीज को प्रूव नहीं किया जा सकता। तो चलो जी, ये थी छोटी मोटी जानकारी एरिया 51 से जुड़ी हुई। इस वीडियो से जुड़े हुए जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, रिसर्च पेपर हैं, वेबसाइट्स के लिंक हैं, वो सब आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।